इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। लगभग 320 से 550 ईस्वी तक चलने वाले इस दौर को यूं ही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब कला, विज्ञान और संस्कृति ने अपना सर्वोच्च शिखर छुआ था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस सफर को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, फिर मिलेंगे इस स्वर्ण युग के महान राजाओं से, उसके बाद वहां के समाज और प्रशासन को समझेंगे, फिर विज्ञान और कला की उन उपलब्धियों पर बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, और अंत में देखेंगे कि इतने विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले भाग पर, गुप्त साम्राज्य का उदय। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुषाणों और सातवाहनों के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया था। उस समय पूरे इलाके को एक ऐसे मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी जो सबको एक सूत्र में बांध सके। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये कहानी एक छोटे से राज्य के महाशक्ति बनने की, मगध के एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर एक के बाद एक ताकतवर शासकों ने कैसे देखते देखते इस एक विशाल महाद्वीपीय साम्राज्य में तब्दील कर दिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस पूरी नींव को मजबूत करने वाले असली इंसान थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने एक बेहद स्मार्ट राजनीतिक दाव खेला। लिच्छवी वंश की कुमारदेवी के साथ विवाह करके उन्होंने न सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाया, बल्कि महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की भव्य उपाधि भी धारण कर ली। यहीं से गुप्त साम्राज्य ने अपनी असली ताकत का एहसास दुनिया को कराया। तो नींव तो रखी जा चुकी थी, अब आते हैं भाग 2 पर, स्वर्ण युग के राजा। साम्राज्य खड़ा करना एक बात है, लेकिन उसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के शिखर तक ले जाने के लिए जिस शांति और सुरक्षा की जरूरत होती है, वो इन महान शासकों ने दी। आइए देखते हैं कैसे। भारत का नेपोलियन इतिहासकार V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के लिए बिल्कुल सही शब्द चुने थे। दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में जो लिखा है, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक गजब के सैन्य रणनीतिकार थे। उत्तर के राज्यों को सीधे जीता, दक्षिण के राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अपनी बेतहाशा ताकत का डंका बजाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसके बाद गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दुनिया विक्रमादित्य के नाम से भी जानती है। इन्होंने जो सैन्य ताकत विरासत में पाई थी, उसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था चमकाने के लिए किया। शकों को हराकर पश्चिमी बंदरगाहों पर कब्जा किया, जिससे बेशुमार दौलत आई। और हाँ, इनके दरबार के पौराणिक नवरत्न तो मशहूर हैं ही। चीनी यात्री फहयान ने भी लिखा है कि इनके राज में लोग खुश थे और कानून बहुत सख्त नहीं थे। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, समाज और प्रशासन। किसी भी विशाल साम्राज्य की कामयाबी का राज सिर्फ उसके राजाओं में नहीं, बल्कि उसके सिस्टम में छिपा होता है। तो आखिर गुप्त काल का ये प्रशासनिक ढांचा काम कैसे करता था? इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। जहां मौर्य साम्राज्य में सब कुछ सीधे राजा के कंट्रोल में रहता था, एकदम सख्त और केंद्रीकृत, वहीं गुप्त शासकों का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने सत्ता को विकेंद्रीकृत किया। उन्होंने प्रांतों को, जिन्हें भुक्ति, और जिलों को, जिन्हें विषय कहा जाता था, काफी आजादी दी। इसी छूट ने असल में निजी व्यापार को फलने फूलने का मौका दिया। अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती ही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स कितना लिया जाता था? सिर्फ उपज का 1/4 से लेकर 6वां हिस्सा। इस मामूली टैक्स दर की वजह से न सिर्फ किसान खुशहाल रहे, बल्कि श्रेणी यानी स्थानीय व्यापारिक संगठनों को भी बैंकिंग और उत्पादन में खूब तरक्की करने का मौका मिला। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो हमें एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती है। बेशक ये दौर बहुत समृद्ध था, लेकिन समाज में ऊंच नीच और नियम काफी सख्त होने लगे थे। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पिछले समय के मुकाबले गिरावट आई। ग्रंथों में बाल विवाह और सती प्रथा के शुरुआती संकेत भी इसी समय से मिलने लगते हैं, और समाज में दास प्रथा भी अलग अलग रूपों में मौजूद थी। इन सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के बाद अब रुख करते हैं भाग 4 का, विज्ञान, कला और संस्कृति। सही मायनों में यही वो कमाल की चीजें थीं जिन्होंने इस युग को हमेशा के लिए स्वर्ण युग का नाम दे दिया। जरा इन उपलब्धियों की लिस्ट पर गौर कीजिए। ये विद्वान सच में अपनी समय से सदियों आगे थे।
आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की जो नींव रखी, या जिस तरह से उन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के रहस्य सुलझाए, वो आज भी विज्ञान का आधार है। वहीं दूसरी तरफ चरक और सुश्रुत मानव शरीर और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में ऐसी क्रांति ला रहे थे जो उस दौर में सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है। और साहित्य के बारे में तो क्या ही कहें। इस दौर में जो साहित्य रचा गया वो बेमिसाल था। कालिदास का नाम तो हम सबने सुना ही है। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी वो अमर रचनाएं लिखी जो आज भी शास्त्रीय भारतीय सभ्यता की सबसे अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। कला और वास्तुकला की बात करें तो कारीगर सिर्फ मूर्तियां या मंदिर नहीं बना रहे थे, वे असल में इंजीनियरिंग के उस्ताद हो चुके थे। दशावतार मंदिर की नक्काशी हो या अजंता की गुफाओं के रंग, सब अद्भुत हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात है दिल्ली का लौह स्तंभ। जरा सोचिए, धातु विज्ञान में उन्हें ऐसी महारत हासिल थी कि सदियों बाद भी उस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। इस दौर में एक और बहुत खास बात हुई, शिक्षा को लेकर जबरदस्त जुनून। धर्म तो फल फूल ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही ज्ञान को संस्थागत रूप दिया गया। नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर शिक्षा के विशाल केंद्र बन गए। नालंदा विश्वविद्यालय में तो दुनिया भर से लोग दर्शन, खगोल विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों के कठोर अध्ययन के लिए आते थे। भाग 5, साम्राज्य का पतन। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं ठहरता। जिन प्रशासनिक नीतियों ने गुप्त साम्राज्य को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वक्त के साथ वही उसकी कमजोरी भी बनने लगी। तो आखिर ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? दरअसल हूणों के लगातार और विनाशकारी आक्रमणों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वो इतने मजबूत नहीं थे कि साम्राज्य को संभाल सके। ऊपर से जो शक्तियां गवर्नरों को दी गई थीं, उसी सामंती व्यवस्था ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और धीरे धीरे सबने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये सच है कि राजनीतिक तौर पर ये साम्राज्य हूणों के हमलों और अंदरूनी बगावत के आगे ढह गया। लेकिन क्या गुप्त काल की वो शानदार विरासत कभी सच में खत्म हुई? जरा सोचिए, आज जो शून्य, दशमलव या शल्य चिकित्सा के तरीके हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या जो मंदिर वास्तुकला हम देखते हैं, क्या वो उसी स्वर्ण युग का डीएनए नहीं है जो आज भी हमारी सभ्यता में जिंदा है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।